हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं 10th क्लास के जो है एमसीक्यूज है उसको एक्सप्लेनेशंस के साथ देखेंगे ताकि बच्चों को याद हो जाए परमानेंट, है ना। कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th पास करना है, आपको आगे कंपटीशन लेवल का प्रिपरेशन करना है तो आपको इंपॉर्टेंस होगा ये। जैसे सबसे पहले बिना कुछ कहे हुए हम आपके चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आप सभी को। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है और भी पढ़ाई में, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट्स में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में नोट्स चाहिए आपको, वो भी मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले अगर आप अभी तक में अभी अपने चैनल को नहीं किए हैं तो एक रनवे ऑफ साइंस है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। और अभी तो करेंटली आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मैथ्स टाइड अकेडमी पे है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशंस के साथ चलेंगे, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को इन्हीं के आंसर देख लिए चले गए, रट्टा मारने वाली चीज नहीं होगी, आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये नियम सबको पता होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये चीज सबको पता है। लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के 2 मुख्य नियम है। पहला है आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा है सभी किरणें एक ही तल पे होती है। ये दोनों चीज याद करने के लिए मैंने आपको पॉइंट्स ऑफ व्यू कर दिया। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको लिख के दिया गया, हाँ ऑप्शंस करवा दिए, नहीं। आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण जो बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, सभी किरणें एक ही तल पे होते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। मतलब कि इसका जो आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है ये दोनों है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग को समझना होगा कि इसका आंसर तो है करेक्ट कि 0 डिग्री सर होगा, लेकिन होगा कैसे, कैसे 0 डिग्री होगा उसको समझते हैं। लंबवत आपतन कोण का जो लंबवत जो है, जैसे कि लंबवत किसी चीज पे ऐसे होता है ना, लंबवत ऐसे कहते हैं हम लोग, है ना। आपतन कोण का जो है मतलब होता है कि आपतन कोण 0 डिग्री का होगा। क्या डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप, है ना, 0 डिग्री लिखा हुआ है। नियम के अनुसार जो परावर्तन कोण होंगे वो भी क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा था, समतल दर्पण पूछा था। किसका पूछा था? परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देख सकते हैं परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप समझिएगा तो ज्यादा आपको समझ भी आएगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग सभी लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अपसारी किरण जो है समतल दर्पण पर आपतित हुई, उसका परावर्तित किरण कहां से प्रकट होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इसका आंसर तो सबको पता है कि सर टिक लगा दिए हैं, पहले ही से देख लेंगे हम। तो आंसर तो पता है कि अपसारी बिंदु पर, लेकिन क्यों, इसी पर क्यों, ऐसा क्या रीजन है। तो उसका रीजन देखिए, समझिए कि समतल दर्पण की किरणों जो है अपसारी या अभिसारी स्वरूप का को नहीं बदलता है। मतलब कि किस रूप को नहीं बदलता है, कि अभिसारी स्वरूप को और नहीं बदलता है या अपसारी को नहीं बदलता है। यह ध्यान रखिएगा, जो अपसारी हो या अभिसारी हो, इस दोनों में से किसी के रूप को वो परिवर्तन नहीं करता है, जिसके कारण इसका बिंदु क्या, अपसारी बिंदु पर होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए सभी लोग, 4 नंबर क्वेश्चन जो है और भी अच्छा है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्यतः परावर्तन और आभास किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः परावर्तन और आभास किस प्रकार की होती है। तो वो होती है परावर्तित वास्तविक, परावर्तित वास्तविक, आभास या आभासी। तो इसका जो है क्यों, कैसे, क्यों, इस क्यों हुआ ये, तो इसका मतलब है कि परावर्तन एक वास्तविक घटना है, यानी कि परावर्तन जो है एक प्रकार का क्या है, वास्तविक घटना है, जबकि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ये चीज ध्यान रखना है आप सभी को, पूछ देगा कि समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आभासी होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी एक एमसीक्यूज बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये याद करने की तरीका है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गए कुछ भी बता दिए, नहीं, वो नहीं है ना, कि सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। सब लोग बहुत सारे गेस्ट पेपर्स पढ़ते होंगे या बहुत सारे नोट्स भी उनके पास होगा, तो उससे स्टडी करते होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है डियर, वो समझ लेते हैं। समतल दर्पण में बनता हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि समतल दर्पण में बनता हुआ प्रतिबिंब
किस प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण है तो बताइए उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप क्या बोलिएगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। लेकिन बोलेंगे ही क्यों, इसी को क्यों बोलेंगे हम, इस सब तीनों को क्यों नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसका रीजन समझते हैं। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब क्या है, पूछा भी गया था कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो यहां बोल दिए कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है ताकि हमको ये क्वेश्चन का ये आंसर जो है याद हो जाए। समझ आ रहा है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े आंसर याद कर लिए और एग्जाम में गए तो कंफ्यूजन है 4 ऑप्शन में कि मारे कौन, तो पता चला वहां पे सिस्टम हैंग हो गया, है ना। तो ये सब चीज को ध्यान देना है ताकि हमको बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करने की बहुत सारा कोशिश होगा लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। कहते हैं कि यदि वस्तु और समतल दर्पण के बीच दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है और लॉजिकल क्वेश्चन है। मतलब कहा है कि यदि वस्तु और समतल दर्पण के बीच की दूरी, मतलब वस्तु है और उसके समतल दर्पण दोनों के बीच की दूरी को, है ना, बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा कि जो दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि भाई बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, ये तो हम समझ गए बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी, अब हमको पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर बढ़ेगी है, लेकिन ये है क्यों नहीं, फिर ये क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, ये तीनों गलत क्यों है, सही क्यों बन गया, इसका रीजन समझिए। कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी जो है सदैव वस्तु की दूरी के बराबर होती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिबिंब की दूरी जो होती है सदैव वस्तु की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के सदैव क्या होती है, बराबर होती है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। और जो वस्तु दूर जाएगी तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। सही बात है। अगर मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल कि आपको एक खंभे से बांध दिया जाए और उसको आप खींचा जाए, तो अगर खंभा कमजोर होगा तो साथ में खींचाते चले जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो इस तरीके से तो सेम एग्जांपल्स आपको दिए हैं ताकि आपके माइंड में आ जाए और याद हो जाए आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बउआ। अगर अभी तक बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हो चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो ना आपको मैथ्स में धमाल बता दूंगा कि मैथ्स का ना जो एकदम होता है ना कि बोर्ड मॉडल बीएम क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो ना अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये एमसीक्यूज का वीडियो नहीं है, ये एक्सप्लेनेशंस का वीडियो है। कि अभी तक तो बहुत सारे टीचर आए हुए एक्सप्लेनेशंस भी एमसीक्यूज का आंसर बताए चले गए, लेकिन ये एक्सप्लेनेशंस है कि ऐसा ही आंसर क्यों हुआ, उसका क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी हो सकता था, ऐसा ही क्यों हुआ, यही आंसर क्यों हुआ। तो उसकी, क्योंकि हमको पता है जो बच्चे पढ़े होंगे नोट्स उनके लिए तो समझना आसान है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, जिनको अभी बहुत कुछ लर्निंग बिगिनिंग से स्टार्ट ही किए हैं, 2 महीने की तैयारी में वो 10th निकालेंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिट्स है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं लल्ला। क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण में बनता प्रतिबिंब वस्तु के जो है सापेक्ष कैसा होता है। सापेक्ष कैसा होता है, तो वो होता है वस्तु के समान आकार का, मतलब कि एकदम वस्तु के जैसा ही होगा, मतलब बनेगा तो लेकिन वो वस्तु के जैसा ही होगा। तो वो कैसा होगा, अब ऐसा वस्तु के जैसा ही होगा तो क्यों होगा भाई, वो बड़ा क्यों नहीं होगा, वो छोटा क्यों नहीं होगा, या उल्टा क्यों नहीं होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जो है ये गलत ही क्यों है, यही क्यों सही बन गया, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, क्या कह रहा है ये। कहते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर से समझाते हैं इस पॉइंट्स को। कहते हैं कि समतल दर्पण में, मतलब कि यहाँ पे भी पॉइंट समझने वाली बात है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, यानी कि समतल दर्पण जब भी होगा उसका प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। वो समान जो होगा, थिंग होगा, उसके जस्ट बराबर होगा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया, इसीलिए वस्तु के समान के आकार का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से लाजवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं हम लोग 1 बाय 1। ठीक है, अगर अभी तक प्लीज एक बार लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको अभी तक के जो 7 क्वेश्चंस गए हैं उस क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस याद हो गए या समझ आ गए, है ना। इस तरीके से जरूर आप एक बार मुझे कनेक्ट करें हमसे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, जो 8 नंबर क्वेश्चन से दिया है, वो कहते हैं यदि आपतन कोण 30 डिग्री का है। अब देखिए कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण होगा। अब ये तो क्वेश्चन पूछ दिया, लीजिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये तो कहेगा सर आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री, तो कैसे भाई। हम अगर जो बच्चे अभी स्टार्ट किए पढ़ना उनसे पूछेंगे कि आपतन कोण 30 डिग्री का तो परावर्तन कोण क्या होगा,
तो मान लीजिए उनको पता नहीं है, वो कहेंगे कि 60 डिग्री सर, ये भी गलत, 15 डिग्री सर गलत, 0 डिग्री सर गलत, है ना। तो ये 30 डिग्री क्यों सही हुआ, ऐसा क्या हुआ, यानी 30 डिग्री ही करेक्ट क्यों है। तो हम बताते हैं आपको कि परावर्तन का प्रथम नियम कहता है, यानी कि परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि आपतन कोण जो आई है वो परावर्तन कोण के बराबर है। वो क्या है, परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है। ये चीज ध्यान रखना है कि यानी क्या है कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुने भी होंगे कि I बराबर R, सुने है ना, तो इस तरीके से आप सुने भी होंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, ये 30 डिग्री इसलिए होगा कि आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। क्लियर ना, क्लियर, एकदम क्लियर है। मतलब हम एकदम MCQs को एकदम चीर के दिखा रहे हैं, हम सर्जरी कर दे रहे हैं, ऑपरेशन कर दे रहे हैं, बाकी सुनने सिलने का काम कीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बउआ। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर एकदम लाए हैं लंदन से क्वेश्चन को हम। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर, मान लीजिए कि किसी घुमाने का मतलब होता है कि किसी सापेक्ष चीजों को ऐसे करके या ऐसे करके, डिग्री के एंगल होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर जो सर ये हो गया राइट एंगल, सर ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, है ना। सर ये हो गया हमारा, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा सर, है ना। अब सर ये हो जाएगा हमारा सर सर्कल है तो ये 360 का हो जाएगा सर, है ना। इस तरीके से जो कहते हैं, तो ये कह रहा है कि दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर प्रतिबिंब कितने डिग्री घूमेंगे, है ना, घूमेगा कितने डिग्री का प्रतिबिंब घूमेगा या बनेगा कह सकते हैं। तो ऑप्शन तो पता चल रहा है कि सर 10 गलत, 20 सर सही है एकदम, 5 गलत, 40 गलत। तो ये सर ऐसा ही क्यों हुआ, कैसे जान गए। अब मान लीजिए आपको, जो हम बार बार कहते हैं, जो बिगिनिंग के बच्चे हैं, जो शुरुआत में पढ़ना शुरू किए हैं, उनसे पूछ देंगे कि बताइए कि दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर प्रतिबिंब कितने डिग्री पर घूमेगा। अब ये चीज पूछ दिया तो इस चीज का जवाब कैसे देंगे हम, इसका जवाब देंगे एक्सप्लेनेशन से। वो कौन देगा, सिर्फ अमन सर। तो एक बार लाइक करिए जल्दी वीडियो के, है ना। तो देखिए दर्पण के थीटा मतलब पता होगा सभी को, आपको थीटा जो है ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होंगे, सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं, क्लास 10th में चैप्टर ही है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति, उसमें थीटा का यूज तो बड़ा भर के है ना। तो दर्पण के थीटा कोण से घुमाने पर प्रतिबिंब 20 यानी कि 2 थीटा मतलब कि ऐसे 2 थीटा कोण से घूमता है। तो इसका क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे लाएं, क्या है कि दर्पण को क्या घूमते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो दर्पण को घुमा रहे हैं 10 डिग्री पे, 10 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना, 10 डिग्री, और 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10, तो 2 × 10 इक्वल टू कितना, 20, क्या हो जाएगा 20। तो ये हो गया 20 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देख रहे हैं ना, एकदम आग लगा देना है एकदम, देख रहे हैं ना, यहाँ भी लिख दिए हैं और यहाँ भी हम कर दिए हैं, ठीक है ना। अब दो मिल गया तो अब क्या चाहिए, दोनों हाथ में खत्म हो खा लीजिए और, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा ना तो बोल दीजिएगा कमेंट में, सर यहाँ पे कुछ भी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कलर पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चंपा चमेली पसंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच वास्तविक दूरी क्या होती है। यानी कि एक चीज और पॉइंट समझिए कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच वास्तविक दूरी क्या होती है। यदि यहाँ पे एक्सेप्शन पॉइंट दिया हुआ है, यदि जो है वस्तु दर्पण से d दूरी पर हो, यानी कि d दूरी पर हो, यानी कि d दूरी पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है AD, सेकेंड ऑप्शन है कि आपको 2D, थर्ड ऑप्शन है D/2 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो इसमें से हमको समझ आ रहा है कि सर करेक्ट आंसर जो है, सर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका 2D। तो ये है कैसे, यह कैसे सही हो गया, है ना। तो आप तो हम तो पूछते हैं, रीजन पूछते हैं कि तुम यही आंसर बोला तो ऐसा क्यों, यही क्यों हुआ। तो इसको समझाने के लिए कहते हैं कि वस्तु जो दर्पण से d दूरी पर और प्लस जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे d दूरी पर, यानी कि एक दर्पण से दूरी पर, यानी कि दर्पण से दूरी जो डिस्टेंस है वो बता रहा है, ठीक है। और दूसरा जो बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब जो है वो क्या हो रहा है, वो बता रहा है दर्पण के पीछे d दूरी पर। तो ये कुल दूरी कितना हो गया, ये दोनों दूरी को ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जैसे कि हम कहते हैं ना d + d, तो बराबर क्या हो जाएगा 2D। तो यही पहला बात क्लियर, इसलिए क्या हो गया, कुल दूरी क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, तो इसलिए 2D बना है। क्लियर, चलिए समझ तो आ रहा होगा, ठीक है। जो बच्चे जरूर थोड़ा ध्यान दिए होंगे ना तो पक्का समझ आ गया होगा, ठीक है। और नहीं तो उनको मूवीज दे दीजिए ना, देखिए ना खोल के सब देख लेंगे, है ना, सब कुछ समझा देंगे, हीरो क्या मार रहा था, सब कर रहा था। आप क्वेश्चन तो पूछ दीजिएगा तो कहेगा ओह सर याद ही नहीं हुआ, नहीं
सीरियल का बात तो एक एक चीज़ याद रहेगा कि अच्छा हीरो किसको मारा था, किसको गरियाया था, सब पता रहेगा। नहीं, एकदम सेटिंग रहता है सबका, माइंड इतना तेज न है, विजुअल चीज़ों को ज़्यादा समझ लेते हैं, लेकिन वही किताब के चीज़ों को माथा में जल्दी नहीं घुसता है ना। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है ना, कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अब ये भी क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चंस क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे हम, कैसे बनाएंगे भाई, है ना। तो इसको बनाने का पहला ऑप्शन हमको मिला है कि वास्तविक और उल्टा, दूसरा मिला है वास्तविक और सीधा, और तीसरा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो है आभासी और सीधा। लेकिन हम आपसे फिर पूछेंगे कि ये ही क्यों सही, सी नंबर ऑप्शन ही क्यों सही है, ऐसा क्या रीजन है कि सी नंबर ऑप्शन सही है। तो भाई बताइए आप सभी। तो हम इसका व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन किए हैं। क्या किए हैं, देखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, यानी समतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी से अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है डियर। 12 नंबर क्वेश्चन समझेंगे कि समतल दर्पण पर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कहां बनता प्रतीत होता है। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, दिया हुआ है आपको। तो वो ऑप्शंस ए गलत है, बी एकदम करेक्ट है, सी गलत है और डी भी गलत है। तो लेकिन बी सही कैसे है कि दर्पण के पीछे जो है आभासी स्थान पर, तो यही क्यों समझ गए। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि परावर्तित किरण दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए जो प्रतिबिंब वहां बना हुआ दिखाई देता है। देख रहे हैं ना, कोई अगर बता दे ना ये चीज को एक्सप्लेनेशन में तो कहिएगा, आप सभी कहिएगा दर्पण के पीछे आभासी स्थान, तो ई सीधा बोल दिया, तो यही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ डियर कि दर्पण के ऊपर क्यों नहीं बोला, दर्पण सतह पर क्यों नहीं बोला। तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे दिया है, एकदम क्लियर टू कट लिखा है, ताकि आप भी एक बार पढ़िएगा ना, वीडियो कभी खोल के देख लीजिएगा तो समझ आ जाए कि हाँ सर ये जो बात कही है ना आप एकदम करेक्ट है सर, एकदम समझ आ गया है ना। चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं बउआ। अगले पॉइंट देखिए क्या है, यानी कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए हम लोग 13 पे आ गए ना। आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एक बार छोटा सा प्यारा सा लाइक करिएगा तो बहुत हम लोग को गर्व महसूस होगा। और इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो भी मैथमेटिक्स का आपको लेके आएंगे, है ना। इंग्लिश का तो कंपलसरी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट इंग्लिश को इंग्लिश नाम सुन के सर छोड़ दीजिए, 10th में वैल्यू नहीं है, नहीं पढ़ेंगे सर, खींच लेंगे कैसे हो निकाल लेंगे 12th 10th, है ना, इस तरीके से। तो 12th के बच्चों के लिए भी MCQs जो है चैप्टर वाइज लेके आऊंगा, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी के संबंध में। अब देखिए क्या बोला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के संबंध में क्या है, बराबर होती है। ये तो एक लाइन है जो नोट्स में हम लोग लिखवाते हैं, तो नोट्स का लाइन उठाया के रख दिया है, ठीक है, तो बराबर होती है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दिए हम। उसका भी एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे के बराबर जो होता है वस्तु की दूरी दर्पण के सामने। अगर प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो उसके सामने बराबर भी होगा, तो इसलिए इसका क्या होता है, बराबर होता है। ये क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की समझ लें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पणों के बीच, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि दो समतल दर्पणों के बीच कोण 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का होने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भैया बताइए हमको, है ना। तो इसका तो भैया आप कह दिए कि सर 5 बनेगा, ऑप्शन तो करेक्ट है कि इसमें दिख रहा है आपको कि 5 है, लेकिन 5 ही कैसे हुआ, आप प्रूव कीजिए हमको कि 5 ही क्यों हुआ, इसमें 2 3 क्यों नहीं हुआ, अनंत क्यों नहीं हुआ। तो इसका समझने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम एक्सप्लेनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर फॉर्मूला होता है कि 360 और अपॉन जो होता है वो होता है थीटा। अब देखिए और माइनस में क्या होगा 1, तो आपको पता है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री और 60 नीचे में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री में, तो क्या 0 से 0 क्या हो गया खत्म, और 6 6 जा 36 और -1 तो है ही, तो 6 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। देखिए ये 5 नंबर है ना, 5 है, तो यहाँ देखिए 5 आ गया, देखिए क्लियर।
कोई दिक्कत तो पूछिए, कोई दिक्कत तो पूछिए। एकदम मैथ्स का तो गर्दा छोड़ा देंगे, मैथ्स का ही टेंशन ले रहे हैं। मैथ्स के लिए तो आपको एकदम ऐसा जड़ी बूटी पिलाएंगे कि आप एकदम याद रखिएगा बोर्ड तक। पूरा बोर्ड के बाद आइएगा तो कहूँ खड़ा होकर बोलिएगा साइन थीटा कॉस थीटा याद आएगा, गाना के बदले वही सब याद आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल तो बिहार में क्या है, खाली भोजपुरी स्टाइल में चलता है सब ना जी। चलो अगला देखो, आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। देखो 15 नंबर क्वेश्चन उसी की तरह है, सेम सेम है ना, सेम पिंच, एकदम क्वेश्चन सेम है। देखिए कहा है कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, यानी कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का होने पर कुल प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल है तो प्रतिबिंब की संख्या पूछ दिया है, तो कैसे बनाएंगे। अब ऑप्शन तो 3 है करेक्ट, लेकिन ये कैसे करेक्ट है, यही 3 क्यों करेक्ट है, अब हमको बताते हैं। आपको फॉर्मूला क्या बनाया है हमको, आपको n बराबर होगा, यहाँ जो थोड़ा सा पेन को डाउन कर लेते हैं, n बराबर जो होगा वो क्या होगा, n बराबर हो जाएगा हमारा 360 और अपॉन क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा होता है ना, थीटा -1, तो 360 और अपॉन थीटा का वैल्यू कितना 90, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म, अब -1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आपको बताइए, अब 9 चौक 36 होता है, यानी कि 9 4 जा है ना 36, तो यहाँ पे 4 हो गया और -1 तो 1 हो गया, या क्या हो गया 3। आंसर इज करेक्ट 3, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इसका 15 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर करेक्ट। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन एकदम करके देते हैं, वो नहीं कि कुछ बता के चल गए, वो नहीं, पूरा एकदम डिटेल वीडियो मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं बुआ, बिना समय गवाए हुए, नहीं तो कहिएगा सर एक ही क्वेश्चन पे कितना देर से बैठे हुए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 16 नंबर कहते हैं यदि दर्पण किसी अक्ष, अक्ष मतलब होता है किसी स्तर पे, ठीक है, कि चारों ओर 180 डिग्री घुमाया जाए तो प्रतिबिंब जो है किस प्रकार प्रदर्शित होगा, यानी कि 180 डिग्री पे चारों बगल घुमाया जाए तो किस प्रतिबिंब जो होगा किस प्रकार प्रदर्शित होगा। प्रदर्शित मतलब दिखना होगा, दिखेगा, ठीक है। प्रदर्शित मतलब कि साफ साफ दिखना किस तरीके से है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। उल्टा हो जाएगा तो कैसे, क्योंकि दर्पण 180 डिग्री पे घूमने पर प्रतिबिंब भी घूमता है। जैसे कि सही बात है कि दर्पण कब बनेगा, सामने, तो प्रतिबिंब, दर्पण घूमेगा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, साथ में घूमेगा, ठीक है, और वो उल्टा दिखाई देगा। सही बात है कि अगर मान लीजिए आप उधर से खड़े हैं, अभी इधर जो है हम क्या किए, इसको घुमा रहे हैं पीछे की तरफ, अब आप कहिएगा सर प्रतिबिंब उधर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगला चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कहते हैं कि समतल दर्पण की सतह पर जो है, समतल दर्पण की सतह पर समांतर किरणें परावर्तित होकर टैगलाइन उठाया गया है, मतलब एक नोट्स को उठा के लिख दिया गया है, समानांतर, क्या लिखा है, समानांतर रहती है। ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट होगा, लेकिन क्यों होगा इसका भी हम रीजन देते हैं, समानांतर ही क्यों होगा, है ना, बिंदु पर क्यों नहीं मिलेगा, फैल क्यों नहीं जाएगा, इनमें से कोई क्यों नहीं होगा। तो इसका देखिए, समतल दर्पण समानांतर किरणों को परावर्तन के बाद भी समानांतर ही दिखता है, यानी कि परावर्तन के बाद भी समानांतर ही दिखता है, इसीलिए समानांतर रहती है। क्लियर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देख लें, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को चल देते हैं बुआ, 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, अगर आपको समझ आ रहा होगा ना, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लग रहा होगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीखे कुछ, है ना, नया। तो सब तो वैसे ही सीखेंगे एमसीक्यू, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ सीखिए ताकि आप किसी को बता सकते हैं इसके बारे में, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं आंख और दर्पण का कल्पना जो है बिंदु के स्थान पर अनुमान मतलब एक प्रकार का अंदेह लगाना, किस प्रकार का है नहीं है अंदाजा होगा वहां, इस तरीके से, है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि फिर से पढ़ देता हूं कि आंख और दर्पण की जो है कल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी परावर्तन के नियम पर। किस पे, ये तीनों जो है हमारा गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब मुख्यतः किससा होता है, तो वो होता है आभासी। क्या होता है, आभासी। तो आभासी जो होगा तो वो क्यों होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां लेके आए। प्रतिबिंब आभासी होता है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में दर्पण के पीछे से नहीं आती है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आभासी इसलिए होगा कि दर्पण के पीछे से नहीं आती है, इसलिए वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। देख रहे हैं ना, एकदम क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, 20 नंबर तक ही रखेंगे हम, आगे और बता देंगे आप सभी को, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है, यानी कि यदि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है तो उसके प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे कितनी होगी। तो ये 20 सेंटीमीटर ही होगी। ऐसा क्यों होगा समझिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। कहा है कि यदि वस्तु दर्पण से जो है 20 सेंटीमीटर पर हो तो उसके प्रतिबिंब की जो है दूरी दर्पण के पीछे कितनी होगी, दर्पण के पीछे कितनी होगी, तो वो 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लेकिन कैसे, तो बता देते हैं। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, यानी जितना प्रतिबिंब का दूरी होगा, तो जैसे प्रतिबिंब का दूरी जितना होगा, मान लीजिए कि इसका दूरी अगर 20 है तो इसका भी 20 है, तो 20 क्या होगा, यानी कि 20 के बराबर 20 होगा। तो क्लियर हुआ। तो इसलिए